अगर ये 24 नवंबर अगर आप सक्सेसफुली प्रेशर एग्जर्ट करने में कामयाब नहीं हो पाते, जो दबाव आप बढ़ाना चाहते हैं सड़की एहतजाज के ज़रिए वो नहीं बना पाते, तो फिर इसकी कॉस्ट कितनी है पीटीआई के लिए, वो जहन में रखिएगा कि फॉर सेवरल मंथ्स आप मोबिलाइजेशन से पीछे हटना पड़ेगा। डेफिनेटली नदीम साहब, ये आई होप कि जो पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त है वो ये कैलकुलेट करके करेंगे, और इसलिए जो है वो इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ लाइफ के जो लोगों को शामिल होने की अपील की है। इसमें ये बिल्कुल आपका पॉलिटिकल एनालिसिस आई कैन डेफिनेटली शेयर कि अगर आप एक कामयाब एहतजाज नहीं करेंगे तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट तो डेफिनेटली पे करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आई एम हैप्पी कि मुर्तज़ा ने ये तस्लीम कर लिया है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है एक फ्रॉड तरमीम थी और इसको लाने वाले खुद ही रूट के बैठ गए हैं। यानी 26वीं आईनी तरमीम का जो टोटल मतमन है मोर्चा भाई, आपने बात कर दी, अब हमें पॉलिटिकल वर्कर्स को या वकला को अपनी राय तो देने दीजिए, या वो भी है। अब इशू ये है कि आप अगर आपके बिलावल साहब भी रूट के बैठ गए हैं तो इसका मतलब ऐसे अल्फाज देखिए बादशाहत में तो नहीं है ना। चले वो आप इनकार कर दीजिएगा सर, मुझे अब इजाजत तो दीजिए बात करने की, और अल्लाह का शुक्र है सिंध में भी नहीं रहता हूँ, पंजाब में इजाजत है, तो थोड़ा सा थोड़ी सी लिबर्टी तो दीजिए, थोड़ी सी लिबर्टी दीजिए। इशू ये है कि जब बिलावल साहब 26वीं आईनी तरमीम लेके आए तो इसका मतलब है सेल्फ सर्विंग था। वो जुडिशल कमीशन में जज लगाने के लिए आ रहे थे क्या? ये सारी 26वीं तरमीम जो है ये बिलावल साहब ने अपनी कुछ शुगर लगाने के लिए या मशागल को करने के लिए की थी, या आवाम के देर पर कोई जो है उसमें तो कोई नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब यह है कि 26वीं आईनी तरमीम लाते हुए आपको भी पता नहीं था कि मामला क्या होगा, और क्या मुस्लिम लीग नून ने मोहसिन शाहनवाज राजा बता सकते हैं आपको इस्तेमाल कर लिया? यानी आपसे 26वीं आईनी तरमीम वो बुलवा ली, चलो चाहे आपने बंदे उठवाए मरवाए किसी को क्या दिया या खरीदे या जो इल्ज़ामात आप पे लग रहे हैं, तो मोहसिन शाहनवाज राजा तो कामयाब हो गए, उन्होंने तो आप लोगों को इस्तेमाल कर लिया एक दफ़ा फिर से। तो इतने भोले क्यों हैं हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त कि वो 26वीं आईनी तरमीम लाते भी हैं और बाद में इस्तेमाल भी हो जाते हैं। दोबारा रांझा साहब आपके पास ये 26वीं आईनी तरमीम बहरहाल आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन जहाँ इन्होंने वो कंपोजिशन का जिक्र किया मुझे उसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, वो किसी दोबारा प्रोग्राम में उठाएंगे। बार काउंसिल का नुमाइंदा आमतौर पर सरकारी खातों में ही जाता है, उसके अलावा जाता ही नहीं है, तो एक वोट आपका और बढ़ जाता है वहाँ से। एहतजाजी सियासत फिर फ्यूचर क्या है, सड़कों के ऊपर ही चलेगा काम कि नहीं चलेगा? देखिए, मैं इनको ये पहले भी मैंने माजी की जो अपना अपोजिशन का जो हमने दौर देखा इनके साथ और उसको हमने जिस तरह से इंगेज किया, बेसिकली इनको डायलॉग के ज़रिए ही कोई रिलीफ मिलेगा और एग्रेशन दिखा के नहीं मिलेगा, बल्कि जो सेंस है वो अगर प्रिवेल होगी और चीज़ों को ये सेंसिबली लेंगे, वन बाय वन इश्यूज़ को ये अगर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और उसके ऊपर गवर्नमेंट को एंगेज करेंगे, तो आई थिंक चीज़ें जो है इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो सकती हैं। अगर चारों वो चीज़ों से शुरू करेंगे जो जिसके ऊपर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट, मुझे भी पता है कि गवर्नमेंट का रिस्पांस वो नहीं होगा जो ये चाह रहे हैं, तो फिर ये डेडलॉक की सिचुएशन होगी। तो डायलॉग करें, पहले उन एरियाज पे बात करें जिसके ऊपर कोई बातचीत हो सकती है, गवर्नमेंट को एंगेज करें। वो कौन से एरियाज हैं जिन पे बात हो सकती है? देखिए, ये अगर बात करते हैं कि जी हमारे फॉर्म 47 से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ट्राइब्यूनल्स जो हैं तकरीबन अब फाइनल हो चुके हैं, बन चुके हैं। इनका अगर इतराज़ है उन ट्राइब्यूनल्स में, बट स्टिल वो ट्राइब्यूनल्स तो हैं, उन ट्राइब्यूनल्स में इनके लोगों की पटिशनें लगी हुई हैं, उन पटिशन्स को वहाँ पर एड्रेस करें। जो फॉर्म 47 से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उसमें एविडेंस होना है। फैसल साहब भी समझते हैं सब कुछ है। आप 10 को 100 तो नहीं कर सकते ना, आप 8 को 10 कर सकते हैं। एविडेंस जब आपने पेश करना है तो वो सारा एविडेंस वहाँ पे अच्छा खासा एड्रेस हो सकता है। लेकिन चले ये फैसल चौधरी की मिसाल गलत नहीं है, ये देखिए इशू एड्रेस वहां पे हो सकता है। फैसल चौधरी की मिसाल काफी हल्कों में सादे करती है। जहाँ फॉर्म 45 के हमने नतीजे देखे और फॉर्म 47 को साथ मैच किया, उन्होंने वो कौन सी तरमीम है पता, उन्होंने इस पे कुछ कंपाइलेशंस की, बड़ी प्रॉब्लमेटिक है वो देखिए, वो तो अब इशू जो है ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। लेकिन जहां तक इनके कारकुनों का सवाल है उसके बारे में बैठ के बिल्कुल गवर्नमेंट से कोई एफिडेविट्स, कोई गारंटीज, इस तरह की चीजें दे के उनसे अपने बंदे जो हैं जो इस तरह के जिनके ऊपर इल्जामात हैं संगीन किस्म के, उनको रिलीज करा सकते हैं। मौसम भाई ये भी बैठ के बात सकते हैं। असल हुकूमत हमारे साथ ही बैठेंगे।
असल में मसला ये ना, आप जहां पर आपको बैठना चाहिए आप वहां पे बैठते नहीं है, जहां पे आप बैठने की कोशिश कर रहे हैं वहां से कुछ मिलना नहीं है। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि यहाँ पे बैठे हम सारे सियासी लोग हैं और हम सियासी हल जो है वो तलाश करेंगे। मुझे तो ये, मेरा तो ये अपना ख्याल है। वैसे सियासत में इमरान खान की सियासत के अंदर जो एक प्रॉब्लमेटिक उसका एंगल ये है कि वो किसी से बात करने के लिए मादा नहीं होते। वो कहते हैं बात करूंगा तो सिर्फ आर्मी चीफ से होगी, नीचे तो उसके किसी बैठे नहीं। एक्चुअली उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ, क्योंकि उधर तो उन्होंने करनी है, बाकी लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए ताकि जो मुमकिन ऑप्शंस डुएबल्स हैं उसके मेज के ऊपर तो आ जाए ना उनके सामने। तो रास्ते में कांटे डालते जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ा जाता। इनको इजाजत है बात करने की? जी नदीम भाई, मैं सिर्फ फैसला आप खुद ही पूछ लीजिए, आप बैठे हुए हैं। चाह रहा हूँ सर, आप पूछ लीजिए इजाजत है बात करने की। ये देखिए, जिनको इजाजत नहीं है कि 26 में आनी तरमीम लाने की, ये अगर सौदा कहीं और से आता है। मौसम भाई एक मिनट, ये अगर जस्ट अ सेकंड सर, ये अगर अपना अलाउ मी टू आस्क मैंडेट पार्टी से फैसल साहब, तो मैं तो सवाल कर रहा हूँ, ऐसे वकील भी कर रहा हूँ। नहीं, गवर्नमेंट को पहले अपनी गवर्नमेंट को इजाजत तो ले दे बातचीत करने की। आपको तो मुसवदा भी कहीं से आता है, आपके लॉ मिनिस्टर। लेकिन मोहसिन रंजा ने तो आपको ऑफर किया है, वो कहते हैं मैं बातचीत कराता हूं। मैं आपकी बातचीत करवाता हूं गवर्नमेंट के साथ, आप आए, आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री में आप। मोहसिन भाई, आप तो खुद मेरी तरह बाहर बैठे हुए हैं, आप तो पार्लियामेंट का भी हिस्सा नहीं है। हम आप वकील खेल सकते हैं दोनों, लेकिन नहीं, पार्लियामेंट जो है वो भी कर लेंगे आपके साथ। और आप भी तो बाहर ही सियासत कर रहे हैं, मैं आपको अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे मैं बाहर बैठा हूँ, बाहर बैठा हुआ बंदा अंदर का रास्ता सही बता सकता है। मुर्तजा साहब, आपकी जमात ने इनिशिएटिव लिया था कि एक कमेटी बनाई थी कि वो जाए और पीटीआई से बातचीत करे। वो गो तोड़ नहीं चढ़ा। वो 8 फरवरी के इंतखाबात के फौरी बाद इमरान खान की उसी जिद के ये सारे चोर डाकुओं, मैं नहीं बात करूँगा। शायद वो सियासतदानों को बार बार उस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए, दोबारा इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हालात वो सियासी तरीके से आगे चलें, गैर सियासी तरीके से आगे ना जाए। नदीम साहब, ताली दोनों हाथों से बचती है। पीपल्स पार्टी ने बहुत बार कोशिश की। आप रिकॉल करें, जब खान साहब वज़ीर आज़म बने थे तब ज़रदारी साहब ने फ्लोर ऑफ दी असेंबली पे कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, मिलकर पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उसका हल तलाश करते हैं। उसके बाद जो 4-4.25 साल उनकी हुकूमत रही, आपने उनका रवैया देख लिया, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। अब जब ये फरवरी के इंतखाबात हुए उसके बाद फिर बिलावल साहब ने ये बात कही। अभी जब 26वें आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी तो बिलावल साहब बार बार इस बात पर जोर देते थे कि जी पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल जो हायरार्की है उसको हमेशा इंगेजमेंट का दरवाज़ा जो है वो खोल के रखना चाहिए। बिलावल साहब ने पीटीआई की जो आला क़यादत थी उसकी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई और इसी सोच के साथ कराई कि जी पॉलिटिकल डायलॉग मस्ट कंटिन्यू। बट बदकिस्मती के साथ खान साहब जो हैं उनका जो अपना माइंडसेट था या उनकी अपनी सोच थी वो ये थी कि जी मैं इनमें से किसी चीज़ के ऊपर बात करने को तैयार नहीं हूँ। और आपने ख़ुद देख लिया है कि खान साहब बार बार यही कहते हैं कि आर्मी चीफ से बात करूँगा, मैं फ़ौज से बात करूँगा, मैं इनसे बात करूँगा। तो ये पिक एंड चूज़ करते रहते हैं। कभी अमेरिका अच्छा हो जाता है, कभी अमेरिका बुरा हो जाता है, कभी फ़ौज अच्छी हो जाती है, कभी फ़ौज बुरी हो जाती है। मैं समझता हूँ इनको अपने स्टेटमेंट्स के अंदर स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। ये सोचते हुए कि आपका एक बहुत बड़ा नंबर पार्लियामान में मौजूद है, लेकिन आपने उन तमाम जो लोग हैं पार्लियामेंट में उनको आपने खुद ही कट टू साइज़ किया हुआ है जब आप उनको इजाज़त नहीं देते कि आप सियासी डायलॉग करें और सियासी इंगेजमेंट करें। अच्छा फैसल, जो एक तो इमरान के नीचे बाकी पार्टी का जो रोल है वो काफ़ी ऑब्वियस है कि वो तगड़ा रोल नहीं है, सेकंड टियर आपकी पार्टी में मौजूद नहीं है, लेकिन इंटरनल डिवीजन्स बड़ी डाढ़ी हैं। आपका मुझे खुद ये भी नहीं पता कि फैसल चौधरी भी पीटीआई हैं या नहीं है। आपके फवाद चौधरी साहब के मतलब तो आपकी पूरी पीटीआई कहती है कि ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पीटीआई। तो पीटीआई के अंदर इंटरनल जो डिवीजन्स है ना, ये टफ बैटल्स आपस में चल रही हैं, वो आगे पार्टी को चलने नहीं देंगी। नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं तो पीटीआई का पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, वर्कर तो मैं इमरान खान का हमेशा से हूँ और इमरान खान साहब के उसके साथ मैं बहुत पुराना हूँ और पार्टी में मैं बहुत सीनियर हूँ। बहुत सारे लोग जो आए हैं वो तो अभी नए आए हैं। दूसरी वो फवाद साहब का जो मामला है वो खान साहब देखेंगे और पीटीआई के जो मर्जी होती है वो खान साहब की ऑब्वियसली मर्जी से कोई आता है या कोई जाता है। सो दैट इज़ नॉट इवन द इशू। आपकी जो डिफरेंसेस की बात करें वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हर पार्टी में होता है नदीम साहब।
लेकिन इमरान खान साहब की ज़ात को लेके पूरी पार्टी यकसू है। लीडरशिप जो है वो भी इस पे काम करी है, कारकुनान भी जो हैं। इमरान खान साहब की ज़ात का जहाँ तक सवाल आता है, ये उनकी कॉल पे आता है, तो उस पर किसी किस्म का इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। कोई इख्तलाफ ना हो सकता है, ना कोई इख्तलाफ कर सकता है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इमरान खान साहब तो फिर ये तमाम इख्तलाफात को सबको पीछे फेंक के आगे देखना होता है। और इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ कि मौजूदा लीडरशिप है वो कारकुनान हैं, और हमारे रैंक एंड फाइल में सभी इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर, उनकी कॉल के ऊपर यकसुई के साथ काम करें। उनकी रहाई जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मसला है। फैसल चौधरी साहब, मोहसिन शाहनवाज, रांझा साहब, मुर्तज़ा आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।